नमस्कार, प्रॉपर्टी जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। प्रॉपर्टी जंक्शन में पहले एपिसोड को में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब आने वाले एक एक एपिसोड में हम एक एक विषय को उठाएंगे और आपकी मकान को लेकर के, अपने घर के सपने को लेकर के, हम उस तमाम विषयों को लेकर के एक 360 डिग्री व्यू जो है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की थीम क्या है, तो आज की हमारी जो थीम होगी वो होगी डाउन पेमेंट। जी हाँ, हर किसी का सपना होता है मकान, हर किसी का सपना होता है अपना घर, लेकिन डाउन पेमेंट की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आज के इस विशेष शो में हम इसी समस्या का समाधान खोजेंगे कि कैसे करें डाउन पेमेंट का इंतज़ाम। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ऑन द शो पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के ऑन द शो में हम किन महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो पहला महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब आपको मिलेगा कि क्या वाकई में 20% डाउन पेमेंट पर्याप्त तो होता है या फिर इससे ज़्यादा की रकम आपके पास होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, डाउन पेमेंट के लिए क्या दोस्तों से उधार लेना सही है या कोई और दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए। घर खरीदने के लिए बचत तोड़ना कितना सही है या फिर ये गलत है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको भी आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और डाउन पेमेंट को लेकर के बैंकों के नियम क्या कहते हैं, कि आखिर में कितने पैसे आवश्यक हैं आपके लिए डाउन पेमेंट के लिए। अगर आपके मन में ये तमाम सवाल हैं और आप अगले 2-3-4 सालों में मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए देखना पूरा वो बहुत आवश्यक है। तो आपकी तमाम इससे जुड़ी हुई उलझनों को सुलझाते हैं और सबसे पहले मिलते हैं राधे श्याम जी से, जो कि इन दिनों कुछ इसी तरह की उलझनों से टकरा रहे हैं। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा है। राधेश्याम बैंक की इस ब्रांच से उंगलियों पर कुछ हिसाब जोड़ते निकले। एक कंधे और कान में फोन दबाए पत्नी को बता रहे हैं कि बैंक 80% से ज्यादा लोन नहीं देगा, 20% पैसे का इंतजाम खुद करना होगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार घर की कुल कीमत का कम से कम 20% डाउन पेमेंट के रूप में देना जरूरी है। बैंक आमतौर पर संपत्ति मूल्य का 80% तक लोन देते हैं, बाकी 20% खरीदार को स्वयं जुटाना होता है। लोन 80% भी मिलेगा या नहीं, ये भी कर्जदार की आय, सिबिल जैसी कई चीजों पर निर्भर करता है। खैर, राधेश्याम के मामले में बाकी कील काटे दुरुस्त हैं। मुद्दा सिर्फ 20% डाउन पेमेंट का ही है। तो अब जानते हैं कि राधेश्याम के लिए डाउन पेमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमारे आज के विशेष अतिथि से। चलिए, राधे श्याम जी की कहानी तो आपने सुन ली और राधे श्याम जी की जो उलझन है वो हमारे देश के बहुत सारे लोगों की उलझन है जो अपना घर खरीदना चाह रहे हैं। उनकी इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर मनी ट्री पार्टनर्स के को फाउंडर और वेल्थ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपको अपने दर्शकों को बता दें कि सिद्धार्थ शर्मा जी एक अनुभवी वित्तीय सलाहकार हैं और इनकी सलाह से अब तक कई लोगों के सपने जो है वो साकार हुए हैं और ये उसका जरिया बने हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर। चलिए सर, एक एक करके तमाम जो उलझने हैं लोगों के मन की, खास तौर से मकान लेने को लेकर के, उसको हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दर्शकों के मन की उलझनों को दूर करेंगे। पहला महत्वपूर्ण सवाल कि अगर मकान लेने का मन बना रहे हैं तो डाउन पेमेंट की व्यवस्था करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। क्या प्लानिंग ज़रूरी है या फिर उधार लेना ज़रूरी है? बेटर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या सही तरीका है डाउन पेमेंट की व्यवस्था करने के लिए? देखिए, मैं इन्वेस्टर्स को या जो लोग घर खरीद रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको समझाना चाहूँगा कि घर खरीदना एक लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है। तो जब भी आप घर खरीदते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपने आज प्लान किया और कल घर खरीद लिया। आपको पहले घर का एक निर्वाचन करना होता है कि बेसिकली कौन से घर आपको किस रेट में खरीदना है, किस लोकेशन में खरीदना है, जिसमें लगभग कभी कभार 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। तो अगर आपने ये क्लियर कट कर लिया है कि आपको 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर घर खरीदना है, तो आपको एक लमसम अमाउंट भी ज़रूरत होता है जो आपको डाउन पेमेंट के फॉर्म में आपको घर खरीदते समय आपको पे करना होता है। पॉइंट ये आता है कि आप डाउन पेमेंट करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से डाउन पेमेंट होनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपके कोई SIPs या मतलब तरीके काफ़ी सारे होते हैं, मैं आपको एक एक करके तरीका बताऊंगा। बिल्कुल सर। अगर आपकी
बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर आपके एसआईपीज या अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स पहले चल रहे हैं और आपको पता है कि 4 से 5 महीने बाद अगर आपको घर खरीदना है, तो सबसे पहले आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप उस पैसे को निकालकर एक आर्बिट्राज फंड या डेट फंड के अंदर आप पार्क कर दें। मैंने ये आर्बिट्राज फंड के लिए इसलिए आपको एक सजेशन दिया है बिकॉज अगर 4-5 महीने के दौर के बाद अगर आपको पेमेंट्स करनी है और मार्केट्स अगर वॉलेटाइल हो गई जैसे आजकल चल रही है, तो आपको डाउन पेमेंट करने में काफी मुश्किल होगा। तो जब आपको लगे 3-4 महीने पहले कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर काफी प्रॉफिट्स आ रहा है, आप उस पैसे को निकालकर आप अपने एक आर्बिट्राज फंड के अंदर रख सकते हैं जो लगभग लगभग 6.5-7% सालाना रिटर्न देता ही है। तो उससे आपका जो प्रिंसिपल है वो सिक्योर भी हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा, और 2 दिन के अंदर अंदर वो पैसा निकलकर आप अपने डाउन पेमेंट उस पैसे से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स है इनिशियली, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन डाउन पेमेंट करना हो उसके 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट्स को ब्रेक करेंगे, आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और उससे आप डाउन पेमेंट्स कर सकते हैं। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आपने अगर अपना पैसा मार्केट्स में लगाया हुआ है, तो 4 से 5 महीने पहले, चाहे स्टॉक्स में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो या पीएमएस में हो या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में हो या कोई भी मार्केट डिपेंडेंट स्ट्रैटेजी के अंदर अगर आपने पैसा लगाया है, तो आप उस पैसे को 3-4 महीने पहले ही निकाल लें और उसको एक स्टेबल फंड के अंदर पार्क कर लें, और वहां से आप अपना डाउन पेमेंट जब भी करना हो उससे 2 दिन पहले आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालिए और उस पैसे से अपना डाउन पेमेंट पूरी तरीके से पूरा कीजिए। ठीक सर, अब अगला प्रश्न आता है सर यहाँ पर कि क्या जब हम डाउन पेमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या उसमें अपनी जितनी भी सेविंग्स हैं सब उठा करके एक मुश्त जो है वो डाउन पेमेंट में लगा देनी चाहिए? बहुत लोग होते हैं पीएफ तोड़वा लेते हैं, बाकी जो ज्वेलरी है कई बार लोग उससे भी उसको भी कुछ हिस्सा निकाल करके कि डाउन पेमेंट का इंतजाम हो जाए। स्ट्रेटजी क्या ये सही है? बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि एक इंडिविजुअल की एज क्या है जहां से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स जहां से वो डाउन पेमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टर है जिसकी एज 30 या 45 या 40 साल की है और जो कि एक नौकरी ही कर रहा है, अगर वो पूरा का पूरा पैसा लेट से या 90-95% पैसे से अगर डाउन पेमेंट कर भी देता है, तो भी उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो है वो उसकी सैलरी से कवर अप हो जाएंगे। बट लेट्स से अगर कोई इंडिविजुअल 60 ईयर्स का है या 70 ईयर्स का है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा पैसा अपने लिए रखे, अपने पास रखे, सो दैट उसको वक्त जरूरी कभी जरूरत अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहां से वो अपने उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल के पास एक्सेस अमाउंट कितना है, उसकी एज क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज होती है जहां पे कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। उनके पास टर्म प्लान है या नहीं, अगर ये चीजें प्रॉपरली कवर्ड है और एक इंडिविजुअल लेट्स से 30-35-40 साल का है, तो वो अपना 90-95% अपने पोर्टफोलियो का डाउन पेमेंट कर सकता है अपने पोर्टफोलियो से। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई एक 60-65-70 ईयर्स का एक मध्यम वर्ग का एक आदमी है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको 20 से 25% का जो पैसा है अपने पास रखना पड़ेगा सेफ, जिससे वो उस पैसे को अपनी वक्त जरूरत अगर कोई रिक्वायरमेंट अगर आ जाए तो उससे उसको वो पूरा कर सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप तमाम दर्शकों के लिए ये सलाह है कि ऐसा नहीं है कि एक कोई थंब रूल है इसके लिए। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों के लिहाज से अपने निर्णय आप ले सकते हैं। आप किस उम्र में हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो ये विषय थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। अगला प्रश्न ये है सर कि बहुत लोग होम लोन के लिए तो होम लोन लेते हैं, लेकिन जब डाउन पेमेंट की बात आती है और अमाउंट कम पड़ता है तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए क्या करते हैं, कई बार पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों को देखा है। ये कितना आपको लगता है कि सही डिसीजन है या बिल्कुल गलत डिसीजन है? आपका सजेशन क्या रहेगा पर्सनल लोन को लेकर के डाउन पेमेंट करना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाउन पेमेंट तो हो ही गया। लेट्स से अगर आपने 20% या 25% या 30% अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो बाकी का जो पैसा है वो कैसे जोड़ेंगे इंडिविजुअल? तो उसके लिए लोन लेना एक बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है, जिससे वो अपनी ईएमआईज के फॉर्म में अपने पैसे को, अपने घर को खरीद सकता है। अब जो ईएमआईज होती हैं वो 10 साल की भी होती है, 20 साल की भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर ज़्यादा टेन्योर की ईएमआई होती है तो आपका जो ईएमआई की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अगर कम टेन्योर की ईएमआई होती है तो आपका जो कॉस्ट बनती है ईएमआई की पर मंथ जो आपको देना होता है वो ज़्यादा होता है।
ये करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ कि लेट से 20, 25, 30% तो आपने डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी का लेट से 70% या 65% अगर पैसे का अगर आपको इंतजाम करना है, तो अगर आप ईएमआई नहीं लेंगे तो आपके लिए घर खरीदने का जो एक सपना है वो एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वो पैसा एक बहुत बड़ा पैसा है। अगर कोई भी एक मध्यम वर्गीय एक इंडिविजुअल है जो कि एक सर्विस करता है, जो कि अपने सैलरी से कुछ पैसा निकाल कर अपनी ईएमआई पे कर सकता है, तो वो संभवतः पूर्ण रूप से उन ईएमआई को पे करने में सक्षम भी रहेगा और वो अपने घर को खरीदने में भी सक्षम रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको उधारी के पॉइंट पे जाना पड़ता है, जहां वो अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से पैसा मांगेगा। और ऐसा हो सकता है कि उसके पास इतना पर्याप्त पैसा ना हो कि वो समय आने पर उन लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पिताजी को, अपने दोस्तों को वो वापस पैसा लौटा सके। तो ईएमआई एक ऐसा एक तरीका है जहां जो 99% लोग इस माध्यम के थ्रू अपने घर को खरीदने में सक्षम रहते हैं। ठीक सर। अगला प्रश्न ये आता है सर कि हम जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दें उससे हमारे को फ़ायदा ये होता है कि हमारी ईएमआई का बोझ उतना ज़्यादा कम होता आता है। सर सवाल यहाँ पर ये है कि ज़्यादा डाउन पेमेंट चुकाने के लिए या ज़्यादा डाउन पेमेंट करने के लिए हमें किस तरीके से प्रयास करने चाहिए ताकि हम एक बड़ा हिस्सा डाउन पेमेंट के समय में पे कर सकें, ताकि हमारे ऊपर जो मंथली ईएमआई का बोझ है वो थोड़ा कम रहे। ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि अगर आपका जो डाउन पेमेंट है, अगर उसका जो एक प्रिंसिपल जो है अगर वो एक ज्यादा है, तो आपके पास जो ईएमआई जो निकल कर आएंगी वो उसकी जो मात्रा है वो काफी कम होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका आपका डाउन पेमेंट अगर कम है तो आपकी जो ईएमआई की जो मात्रा जो बन के आएगी वो काफी ज्यादा आएगी। जी। तो आपने सही बोला, अगर कोई भी इंडिविजुअल एक फाइनेंशियल प्लानिंग या गोल बेस्ड प्लानिंग अपने घर के लिए अगर करता है और उसके पास पर्याप्त समय है, लेट से वो 5 से 6 साल के लिए भी अगर वो उस पैसे को जोड़ना स्टार्ट करता है, तो वो ये देखेगा, तो अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग से या गोल बेस्ड प्लानिंग से वो ये देख सकता है कि अगर उसको एक लेट से 2 करोड़ का घर खरीदना है तो वो एक 50, 55, 60 लाख कि किस तरीके से अपना एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू, जब भी मार्केट गिरती है उस समय इन्वेस्ट करके उस पैसे को बढ़ा सके। ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई इंडिविजुअल मार्केट्स में पैसा लगा रहा है तो वो एसआईपी और लमसम के थ्रू उस पैसे को पर्याप्त मात्रा में जोड़ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी के पास एनपीएस है तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वो अपना एनपीएस का काफी जो परसेंटेज कंपोनेंट है वो उस डाउन पेमेंट के लिए रेडी करके रखे। वो एनपीएस में एटलीस्ट उसको 7, 7.5 साल हो चुके हों, जिससे वो उस एनपीएस का पैसा निकाल सकता है, पीपीएफ का बेसिकली, और उस पीपीएफ के पैसे से वो एक इन्वेस्टमेंट, एक पैसे को निकाल कर अपना डाउन पेमेंट भी कर सकता है। तो मेरा जो मोटा मोटा तौर है, मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स 5, 6 साल पहले जब भी उनको घर खरीदना है उससे पहले अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें, जहां वो 12 से 15% सालाना अपने पैसे को जोड़ने में, उस पर रिटर्न्स लेने में सक्षम रहे। एक बार उनका पैसा 4, 5 साल में इतना जुड़ जाता है जहां वो लेट से 2 करोड़ के घर में लेट से 50 लाख या 55 लाख का अगर डाउन पेमेंट कर भी पाते हैं, तो उसमें उनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक रोल जो उन्होंने प्ले किया या अदा किया है पिछले 5 साल में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जिसके थ्रू वो घर खरीदने में सक्षम रहेंगे। सर जब हमने ये थीम के बारे में डिसाइड किया और उसके बाद से हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस थीम को बताया कि इस बार हमारे प्रॉपर्टी जंक्शन में ये थीम रहेगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़ना चाह रहे थे, सवाल पूछना चाह रहे थे। तो उनमें से कुछ 2-3 सवाल हमने सेलेक्ट किए हैं और वो हम चाहेंगे कि आप जो है उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकें, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमन सवाल थे तो हमने कुछ एक चुनिंदा सवालों को जो है वो रखा है। पहली हमारे एक दर्शक हैं जिनका नाम छवि है, उन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है। कह रहे हैं कि मैं 2 साल से छवि जी घर खरीदना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि डाउन पेमेंट के लिए 2 साल के बाद वो घर खरीदना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अभी से मुझे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि मेरे डाउन पेमेंट जो है वो सही तरीके से हो, बेहतर तरीके से हो, और वो तमाम लोग जो मान लीजिए अगले 2-3 साल में, 4 साल में प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उनकी, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए उन्हें? छवि जी, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2 साल आपके पास एक कार्यकाल है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी मार्केट्स काफी अपने निचले स्तर पर चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना काफी पैसा इन निचले स्तर पे अगर आप मार्केट्स में लगा भी दें, उससे आपके मार्केट से काफी बेटर रिटर्न जनरेट हो जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। उस पैसे से 2 साल बाद आप उस पैसे को अपना निकालिएगा, 2-3 महीने के लिए एक बफर टाइम रखिएगा, उसको आर्बिट्राज या फिर डेट फंड के अंदर पार्क करके रखिएगा, वहां से उस पैसे को आप निकालिएगा और डाउन पेमेंट करिएगा।
मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि आपका कार्यकाल 2 साल का है, आप अभी से ही आप इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दीजिए और बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया इस समय तो आपके जो डाउन पेमेंट के जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिससे आपकी ईएमआईज पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ध्यान से, बहुत कैलकुलेट होकर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट इस समय कर रहे हैं गिरे हुए मार्केट में, आप स्टार्ट हो जाइए अपने कार्य करने में, आप सक्षम रहेंगे अपने कार्य को पूर्ण करने में। ठीक सर, लेकिन एक चीज़ आपसे समझना चाहते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो फिर आपका नज़रिया काफ़ी लंबा होना चाहिए। अगर हम 2 साल 3 साल के लिहाज से अगर हम पैसे लगा रहे हैं मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड के अंदर, तो फिर क्या वो सुरक्षित रहेगा, पहला सवाल। दूसरा कि फिर किस तरीके से हम प्लान करें कि अगर मान लीजिए उस दौरान अगर बाज़ार में गिरावट आती है तो जो हमने प्लानिंग की थी उसका क्या होगा? पूरा पैसा क्या इक्विटी में ही डालना चाहिए या कुछ डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो 2-3 साल के नज़रिए में अगर आप मकान खरीदना चाह रहे हैं और पैसे बचाना चाह रहे हैं, तो क्या सजेशन रहेगा आपका? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपका जो टाइम होराइजन है वो सिर्फ 2 से 3 साल है, तो मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्योर मार्केट में इक्विटी एग्रेसिव फंड्स के अंदर आप अपना पूरा पैसा लगा दें। मैं चाहूंगा कि आप अपने हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स में, जहां 10 से 12% के रिटर्न्स आराम से जनरेट हो जाएंगे, वहां आप अपने पैसे को पूर्ण तरीके से लगाएं, क्योंकि वो आपको एक प्रोटेक्शन भी देता है प्रिंसिपल का। तो अगर आप हाइब्रिड फंड्स के अंदर अगर आप पैसा लगाएंगे और अगर आपका जो एक कार्य प्रणाली है अगर वो 2 साल की है, तो आप पा पाएंगे कि आपके पैसे में नेगेटिव रिटर्न्स आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके अंदर आपके पॉजिटिव ही रिटर्न्स आएंगे, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स के अंदर गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है, रियल एस्टेट भी होता है, सब कुछ होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके दे देगा। तो अगर अगर कार्यकाल आपका 5 साल का है तो आप एग्रेसिव फंड्स के अंदर जा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड्स के अंदर। अगर आपका कार्यकाल छोटा है, 1 से 2 साल या फिर 2.5 साल 3 साल, तो आप हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी जा सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मल्टी एसेट फंड्स या हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक सर, अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो अमित जी ने भेजा है। अमित कुमार हैं, जयपुर से हैं, और अमित जी कह रहे हैं जयपुर में घर खरीदने का प्लान बन रहा है, क्या मुझे अपनी फिक्स डिपॉजिट, LIC, इन सबको तोड़ करके डाउन पेमेंट करना चाहिए? ये एक बेसिक सवाल है जो इसको अलग तरीके से मैं पहले ही पूछ चुका आपसे कि ज़्यादातर विकल्प बचते क्या हैं फिर लोगों के पास, जो पुरानी सेविंग्स है उसको तोड़ दिया जाए। तो अमित ने अपनी उम्र नहीं हालांकि बताई है, लेकिन फिर भी अगर आप टिप्पणी करना चाहें अमित जी के प्रश्न पर तो। देखिए अमित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन एनी केस 20% का तो डाउन पेमेंट करना ही करना है। तो इस पैसे का तो इंतजाम आपको किसी भी तरीके से करना होगा, चाहे वो आपका LIC हो, चाहे आपका वो PF हो, चाहे वो आपका फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो आपका स्टॉक्स हो। आपको अगर अगर ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। बट फर्क ये आता है कि अगर आपके पास पैसा डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर है, तो आपको कितना तोड़ना चाहिए, सो दैट आपके ऊपर इम्पैक्ट भी कम से कम पड़े, आपका घर खरीदने का जो एक जो सपना है वो भी पूरा हो जाए, और EMIs भी कम से कम हो। तो अमित जी, मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स और इस टाइप के या कैपिटल मार्केट्स में अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी, तो आप वहां मैक्सिमम वहां से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होता है। बट ध्यान रखिएगा कि वो आप सही समय सही मार्केट पे वो पैसा बाहर निकालें। ऐसा ना हो कि आज की जैसी मार्केट चल रही है, जहां 14% या 15% मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, आपका सारा 1 साल का पोर्टफोलियो के रिटर्न्स अगर निकल जाएंगे तो आपको काफी निराशा हासिल होगी। तो मैं चाहूंगा कि आपको हर एक एसेट क्लास है, चाहे वो PF हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो NPS हो, चाहे वो FD हो, चाहे वो मार्केट हो, वहां से आप थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को निकालिए, उस पैसे को जोड़िए और उस पैसे से अपने डाउन पेमेंट पूरी तरीके से करिए। ठीक सर, और इसके अलावा भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हुए हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन वो दर्शक जो अभी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनको हम बता दें कि तरीका हमसे जुड़ने का, या प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कोई उलझन आपके मन में है तो हमारा WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आपको जो है सवाल लिख करके हमें भेजें। 9354027995 9354027995 ये हमारा WhatsApp नंबर है। उस पर डिटेल के साथ अपना नाम, शहर का नाम, क्या किस शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं, वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, रहने के लिए रहना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का सवाल हो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों को इसी कार्यक्रम में जगह मिलेगी। हम कोशिश करेंगे अलग अलग तरह के एक्सपर्ट से आपके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें। प्रॉप लिखें पहले, क्योंकि बहुत सारे सवाल शेयर बाज़ार से जुड़े आते हैं, कमोडिटी बाज़ार से जुड़े आते हैं,
पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आते हैं। तो प्रॉप लिख के अगर आप अपना सवाल डिटेल में भेजेंगे तो हमारे लिए उन सवालों को छांटना काफ़ी आसान होगा। तो PROP प्रॉप लिखें, उसके बाद से अपने नाम, शहर के नाम के साथ बहुत डिटेल में आसान भाषा में अपना प्रश्न हमें भेज दें और इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देंगे। लेकिन बाकी दर्शकों के कुछ एक प्रश्न और लें, उससे पहले जो है ज़रा हम बात कर लेते हैं हर्ष से। जी हाँ, हर्ष हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट, हमारे सहयोगी, बहुत कुछ चौंकाने वाली जानकारी लेकर के आए हैं। इन जो तमाम बातों को हम बात कर रहे हैं, खासतौर से डाउन पेमेंट को लेकर के। हर्ष बताइए, क्या कुछ आंकड़े आप लेकर के आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने घर पसंद कर लिया, आपकी डील हो गई, यहाँ पर बैंक से लोन अप्रूव हो गया आपका, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि जो टोटल घर की वैल्यू होती है, कीमत है, उसका 80 to 90% ही लोन अप्रूव होता है। और ऐसे में जो इसके अलावा और बहुत सारे खर्चे होते हैं वो आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं। तो कौन कौन से खर्चे हैं? सबसे पहले देखिए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो अलग अलग राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग होती है, लेकिन एक एवरेज आप माने तो 5 से 7% की यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, जब आप घर खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने नाम पर, तो उसका करीब 1% यहाँ पे लगता है। अब अगर आप मुंबई में मान लीजिए 50 लाख का भी घर लेना चाहते हैं तो आपको 3 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो ये जो पैसा है, और बड़ा पैसा है, छोटा अमाउंट नहीं है, ये आपको अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कौन सा खर्चा है, ये देखिए इंटीरियर और फर्निशिंग का खर्च। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप घर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इंटीरियर करवाएंगे, फर्नीचर तो लेंगे ही, तो ये खर्चा भी करीब करीब आप देखिए जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं, जब आप उस पर खर्च करेंगे तो 5 से 10 लाख रुपए तो अमूमन खर्च हो ही जाता है। और यहाँ पे हाउसिंग, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की रिपोर्ट बताती है साफ तौर पे कि जो 50% भारतीय होम बायर्स हैं, वो एक तरफ उनकी EMI चल रही होती है और दूसरी तरफ उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर जो इंटीरियर और फर्निशिंग का खर्च है उसके लिए करीब करीब वो भी दूसरी EMI भी स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा तीसरा कौन सी खर्च है हम लोग वो भी बताए थे। तो देखिए सोसाइटी मेंटेनेंस और क्लब हाउस चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है, उसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, क्लब हाउस चार्जेस देने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारी सोसाइटी में तो ऐसा होता है कि 3 से 5 साल का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ही ले लिया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, जो कि आपको लोन के तौर पर नहीं मिलेगा, आपको अपनी जेब से ही यहाँ पर चुकाना पड़ता है। अब इसके अलावा और कौन से खर्चे हैं जो आपकी जेब से जाने वाले हैं, ये देखिए GST और TDS। अगर आप यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो आपको 5% का GST तो यहाँ चुकाना पड़ेगा। वो आपको लोन के थ्रू नहीं मिलने वाला, वो आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। TDS 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो 1% का TDS आपको यहाँ पर भी चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा और कौन से खर्चे हैं, ये 5वां खर्चा है, देखिए मूविंग और शिफ्टिंग का खर्चा। अब आप नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने जो सपनों का घर है उसमें सामान जो है बहुत ही संजो के रखना चाहते हैं। जो नए घर की तरफ जब आप ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो उसको बहुत सहूलियत से ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पैकर्स एंड मूवर्स की भी हम लोग बात करें, दिल्ली NCR या फिर मुंबई में, तो भी 50,000 से ऊपर का खर्चा आ जाता है। यानी करीब करीब आप मान के चलिए 1 से 2 लाख का खर्चा तो यहाँ पर शिफ्टिंग में ही आ जाता है। तो ये तमाम तरह के खर्चे हैं जिस पर जो होम बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ जब बाद में जब जेब से जाता है तो फिर ये इस चीज़ को लेके अखरता है कि काश हमने इसकी पहली प्लानिंग कर ली होती। और अगर आप इस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट और विपुल जी से आप समझ सकते हैं चीज़ें। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हर्ष आपने। और वाकई में घर खरीदने का मतलब ये नहीं है खाली कि जो जिस भाव पे आप फ्लैट ले रहे हैं या मकान ले रहे हैं वही खर्चा नहीं, बहुत सारे पीछे के खर्चे जो हैं वो हिडन चार्जेस होते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, और जो आपने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताए। हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, सर इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? कई बार लोग चूक जाते हैं इस कैलकुलेशन को करने में, और उसके बाद से तमाम जो उनकी कैलकुलेशन थी डाउन पेमेंट को लेकर के, EMI को लेकर के, लेकिन इधर जब तैयारी पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर वो काफ़ी कर्जे में आ जाते हैं। आपकी टिप्पणी इस पर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आपने अभी प्लेट और स्लाइड दिखाई थी जिसमें आपने बताया था कि स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज भी आपको पे करना होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको अपना 5% या फिर 5% जो आपका होता है वो आपके स्टैम्प ड्यूटीज में चला जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जब डाउन पेमेंट करते हैं तब वो ध्यान नहीं रखते हैं, उससे उनको काफ़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। मैं इन्वेस्टर्स को ये बहुत क्लियरली बता दूं कि जब भी आप अपना घर खरीदें तो आप पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि घर की पूरी जो वैल्यूएशन है वो कितनी है।
उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटीज कितनी बनेगी, उस पैसे को भी आप सुचारू तरीके से इस तरीके से रखिए सो दैट जब समय आने पर आप उस पैसे को रिडीम कर सके और उस पैसे से आप अपना घर खरीद सके। मेक श्योर कि आप अगर आप पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से करें कि अगर 3 से 4 साल बाद अगर आपको घर भी खरीदना है तो आपके पास सफिशिएंट एसआईपीज के फॉर्म में वो पैसा इस तरीके से जुड़े कि उसके निकालने पर और आर्बिट्राज या डेट फंड में पार्क करने के बाद आप उससे अपना स्टैम्प ड्यूटी भी दे पाए और उसके बाद आपको जो डाउन पेमेंट है वो भी करना पड़े जो आपको करना पड़ेगा जिससे आप घर खरीद रहे हैं। तो इन चीजों का अगर आप प्लीज ध्यान रखें तो आपके लिए घर खरीदने का जो सपना है वो साकार हो पाएगा और एट द सेम टाइम आपका जो ईएमआईज है वो भी आपके कंट्रोल लेवल में चलेंगी। तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। अगर आपने कोई टू डू लिस्ट बनाई हुई है कि भाई ये खर्चे इससे मैनेज हो जाएंगे, ये खर्चे इससे मैनेज हो जाएंगे, तो ये जो बाकी के खर्चे हों कहाँ से मैनेज होंगे इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये फिर सारी तैयारियों के बाद ये आपकी परेशानी ना बढ़ा दें। चलिए, तो थैंक यू हर्ष, शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। अब जरा अगला प्रश्न लेते हैं, एक और दर्शक का प्रश्न जो कि अमित चौहान जी हैं, पानीपत से हैं सर, और इनका प्रश्न ये है कि पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के डाउन पेमेंट या फिर अन्य खर्चे करना कितना सही विकल्प है, कितना अच्छा विकल्प है, इसमें क्या डिस्कस करेंगे लोगों को सर आप एक मिनट दोबारा मुझे एक मिनट सवाल बता पाएंगे थोड़ा हाँ सा? जी, अमित जी का सवाल ये है कि पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के डाउन पेमेंट करना या फिर घर से जुड़े दूसरे खर्चे करना वो कितना बेटर ऑप्शन है, कितना अच्छा ऑप्शन है, या फिर इसको नहीं करना चाहिए? देखिए, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको उस अमाउंट को दोबारा चुकाना नहीं है। आप तो सिर्फ उसको डेफर कर रहे हैं 30 दिन, 45 दिन, 40 दिन। मैं इस सवाल के माध्यम से सारी जनता को ये बताना चाहूंगा कि घर ही नहीं, कोई भी ऐसा अगर आप इक्विपमेंट या फिर कुछ भी आप खरीद रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी पेमेंट आपको 30 से 35 दिन के अंदर करनी ही होगी। बिल्कुल। अदरवाइज आपके ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, जिंदगी में आपको कभी लोन नहीं देगी बैंक। इसलिए डाउन पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना मैं बिल्कुल भी एक सही स्टेप नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो और गलती से अगर आप क्रेडिट कार्ड के सही समय पे अगर आपने पेमेंट्स करना अगर आप भूल गए या चूक गए, आपके ऊपर जो एक पेनल्टी जो लगेगी वो इतनी ज्यादा लगेगी कि आप उसको पेमेंट करने में आपको बहुत मुश्किल होगी एंड एट द सेम टाइम आपका सिबिल स्कोर भी खराब होगा। तो जो बहुत बड़ी बड़ी जो और लाइफ की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां पे बहुत बड़ा एक राशि इन्वॉल्व होती है, वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो अगर आप बाय चांस डेडलाइन अगर आपने क्रॉस कर दी तो आपके ऊपर पेनल्टी बहुत पड़ेगी, और दूसरी चीज इसके लिए आपको पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। क्रेडिट कार्ड तो एक रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए एक चीज बनाई है सरकार, ना कि ये कि आप अपने पूरी आप बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आप क्रेडिट कार्ड से अपनी पूरी डाउन पेमेंट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही महत्वपूर्ण सलाह दी सर आपने। सर, एक सवाल आया था कि डाउन पेमेंट जोड़ने की प्लानिंग में किस किस तरह से हम लोग क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और कौन सी सामान्य तौर पर लोग गलतियां हैं जिनसे कि लोगों को बचना चाहिए, आपको सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, डाउन पेमेंट करते समय कुछ गलतियां और कुछ चीजें जो इंडिविजुअल्स को ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज ये कि आपको लेट से अगर पैसा मार्केट्स में लगा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि परसों अगर आपको डाउन पेमेंट करना है और तो आज आप 2 दिन पहले ही रिडेम्पशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मार्केट्स अपने करेक्टिव फेज में चल रहा हो। उससे क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10%, 14% का आपका पोर्टफोलियो के रिटर्न्स ऑलरेडी डाउन हो गए, आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग खराब हो सकती है। डाउन पेमेंट करते समय आपको अपना पैसा इतना सेफ रखना पड़ेगा कि जिस समय पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा आपके पास अवेलेबल हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डाउन पेमेंट के लिए आप पैसा पूरा इकट्ठा कर रहे हैं तो आपके पास एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स कम होने चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है उस पैसे को अक्यूमुलेट करने में, क्योंकि आपका 7-7.5% का रिटर्न आता है, फिर आपको 33% का टैक्स भी पे करना पड़ता है, क्योंकि तो आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाएं जहां टैक्स कम से कम हो, जैसे मार्केट में फॉर एग्जांपल जहां पे 12.5% ही लॉन्ग टर्म लगता है,
तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो अगर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप काफी कुछ बच जाएंगे। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाउन पेमेंट इतना ज्यादा ना कर दें जी। कि वहां उससे आपके इन्वेस्टमेंट्स खराब हो जाए। डाउन पेमेंट और ईएमआई की जो मात्रा है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि डाउन पेमेंट करने के बाद भी आप ईएमआई जब आप दे रहे हैं उसके बाद भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो वो तभी पॉसिबल है जब डाउन पेमेंट अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% के लेवल पर आप कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे डाउन पेमेंट करते समय, और अगर आपने पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल बेस्ड प्लानिंग करी हुई है अपने घर के लिए, तो आपको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द जी। लीस्ट, आपको इस तरह हिसाब से घर खरीदना चाहिए कि आप घर की ईएमआई को पे करने के लिए आप दोबारा कोई लोन ना लें, वरना आप एक लोन ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां मैं काफी सारे इन्वेस्टर्स को या फिर लोग जो घर खरीदते हैं उनको मैं देख पाता हूं कि वो एक लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ईएमआई को पे करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरी ईएमआई को पे करने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। वो एक गलत धारणा है जहां से मैं इन्वेस्टर्स को मना करूंगा कि वहां उस तरीके से वो अपना लोन ट्रैप के अंदर ना पड़े। तो ये सलाह आप सभी के लिए है कि कौन सी छोटी छोटी गलतियां आप लोग करके एक अच्छी खासी प्लानिंग को आप लोग ख़राब कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको समझदारी से काम करना है, छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना है, ताकि आपका जब घर का सपना पूरा हो तो वो निश्चिंत मन से हो, वो खुशी के साथ हो। ऐसा ना हो कि अपने घर में जाने के बावजूद भी आपके चेहरे पर तनाव हो, आपके ऊपर ईएमआई का बोझ हो, आपके ऊपर कर्जे का बोझ हो। इन तमाम चीज़ों से मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि अपनी प्लानिंग आप थोड़ा पहले स्टार्ट करें। हो सकता है कि आपने नेक्स्ट ईयर सोचा है, आपको 1 साल और ज़्यादा समय देना पड़ जाए, 2 साल बाद आप अपना मकान लें, लेकिन जब लें तो पूरी तैयारी के साथ लें। सर, चलते चलते कोई फाइनल कमेंट आपकी तरफ से? घर खरीदना एक बहुत बड़ा सपना है, बट उस सपने को पूरा करने के लिए आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है और प्लानिंग है वो भी पूरी तरीके से होनी चाहिए। आप कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले। जिस तरीके से एक घर खरीदने के लिए आप काफी सारे घर देखते हैं, काफी सारी लोकेलिटी देखते हैं, एरियाज देखते हैं, सिटी देखते हैं, बाजार पास में है, प्रॉपर एमिनिटीज है या नहीं, उसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा आप ही को ही जमा करना है और इस पैसे को पे आपको पूरी रिटर्न्स भी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो भी घर खरीदना चाहते हैं, ध्यान रखिए कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर हो, डाउन पेमेंट सुचारू तरीके से हो, और उसके बाद जो आपकी ईएमआईज बनेंगी, जो भी आप बैंक से जो भी लोन लेंगे, वो भी इस तरीके से हो कि आपका 100% पैसा कहीं ईएमआई के अंदर ना जाए। तो उसके लिए आपको अपना डाउन पेमेंट और ईएमआई के बीच में एक बैलेंस आउट करके रखना पड़ेगा। ठीक है सर। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी प्लानिंग डाउन पेमेंट को लेकर के हमारी जो करने में हमारे दर्शकों की जो मदद की है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, लेकिन कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि आज के प्रॉपर्टी जंक्शन से आप क्या लेकर के जा रहे हैं और किस तरह की रणनीति आपकी होनी चाहिए। जी हाँ, सबसे पहली बात कि जल्दी बचत शुरू करें, समय रहते बचत शुरू करें। एसआईपी, आरडी या फिर अन्य जो निवेश साधन है उसका आप उपयोग करें। आपातकालीन फंड यानी कि इमरजेंसी फंड जो है उसे सुरक्षित रखें। सभी बचत को डाउन पेमेंट पे ना लगा दें। ऐसा ना हो कल को जॉब चली गई या कोई ऐसी, ईश्वर ना करे, कोई क्राइसिस की सिचुएशन में आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं होने चाहिए। पारिवारिक सहायता पर विचार करें। अपने इधर उधर से कर्ज लेने के बजाय अगर आप परिवार से मदद लेते हैं तो फिर वो आपको बिना कर्ज के मिलता है। आपकी सहूलियत पर कभी कोई इमरजेंसी हो, आप उसे पेमेंट को डिले कर सकते हैं उनसे बातचीत करके, जो कि बैंकों के साथ कतई नहीं हो सकता है। पर्सनल लोन को रखें अंतिम विकल्प। बिल्कुल जब सारे दरवाजे बंद दिखाई दें और सब जगहों से दरवाजे खटखटाने के बाद आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब आखिरी विकल्प के तौर पर डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन को रखें, क्योंकि ऊंची ब्याज दरें यहाँ पर आपको परेशान कर सकती हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्याज जो है वो देना पड़ सकता है। डाउन पेमेंट के अलावा अन्य तमाम जो खर्चे हैं जिसके बारे में हमने हर्ष से जाना, उसको भी ध्यान में रख करके प्लानिंग करें। अतिरिक्त पैसे प्लान करके रखें ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि तमाम प्लानिंग के बावजूद आपको लगे कि आप कुछ चूक गए और जिसकी वजह से आप कर्ज के भंवर में फंस जाएं। अगले हफ्ते अब हम फिर नए विषय के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा।
कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय हमें अवश्य दें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि हम किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का माध्यम है जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने प्रश्न भेजें, प्रॉप लिखें, उसके बाद से अपना सवाल लिखें। सवाल लिखते समय थोड़ा डिटेल में जाएं आप। जो भी आपका प्रश्न है सहज भाषा में, आसान भाषा में हमें भेजें। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर अपने प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उसको आप भेज सकते हैं और उसके उत्तर आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे। हम अगले हफ्ते लौटेंगे नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई रिसर्च के साथ। तब तक आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी मंच पर। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।